बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है प्योरिटन एज पे, जो कि एज ऑफ मिल्टन भी जिसे हम कंसीडर करते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो है ये 3rd नंबर पे आती है। सबसे पहले एंग्लो सेक्सन से स्टार्ट होती है हिस्ट्री और फिर एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है, जैसा कि उसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई, कैसे हुई, और आफ्टर दिस रेनेसांस आती है, जबकि ये फोर्थ एज है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में है। रेनेसांस के बाद प्योरिटन एज स्टार्ट होती है। ओके, प्योरिटन एज को बेसिकली एज ऑफ मिल्टन भी कंसिडर किया जाता है, और ये वो टाइम पीरियड है मींस दैट 1500 to 1600 रेनेसांस एज है। उसके बाद जो है प्योरिटन एज स्टार्ट होती है 1600 से, और इससे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लाइक जैकोबियन पीरियड एंड कैरोलाइन पीरियड। लिटरेचर ऑफ द 17th century डिवाइडेड इनटू 2 सब पीरियड। जैकोबियन पीरियड एंड मींस जेम्स फर्स्ट 1603 to 1625, जो कि इनका इरा था, और एंड आफ्टर दिस कैरोलाइन पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1625 to 1649, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट का ज़माना कंसीडर किया जाता है। अब इसमें जो है ये थोड़ी सी उसकी टाइम लाइन है। जेम्स फर्स्ट मींस चार्ल्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का आपको पहले बताया 1603 to 1625। आफ्टर दिस चार्ल्स फर्स्ट आए 1625 to 1642। अब जिस तरह से इसके नाम से ही शो हो रहा है ना, प्योरिटन एज मीन्स प्योर, खालिस, इसमें ये था कि इसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े सख्त थे। और ये प्योरिटन जो था इरा, इसमें यानी कि रिलीजन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रेफरेंस दिया गया है, लाइक चर्च के हिसाब से कि कौन से चर्च को किस तरह से कैसे प्योरिटन्स थे उनके साथ। यानी कि यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, और इसमें ये उसकी टाइम लाइन है थोड़ी सी। उसमें पेटिशन ऑफ राइट्स हुआ 1628 में, विच ग्रेटली लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। एंड देन सिविल वार स्टार्ट हुई 1642 में। फिर कैवलियर्स आए, रॉयलिस्ट्स आए, और इनके दरमियान फिर मोनार्कियल सिस्टम आया। कॉमनवेल्थ पीरियड भी इसे कहा गया। और इसमें जो है बेसिकली हुआ क्या कि अबॉलिशमेंट ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ, रेस्टोरेशन हुई इंटरनेशनल प्रेस्टीज की, नेवी की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी, और ये जो है मोर सक्सेसफुल था फॉरेन देन इन इंटरनल पॉलिसी। और ये जो है बेसिकली इसमें अगर हम इसका बैकग्राउंड चेक करें तो इसमें 2 ही किंग हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बताया जाता है, कि कैरोलाइन पीरियड और फिर जो है चार्ल्स फर्स्ट का। और इसमें क्या होता है कि सख्ती इस टाइप की थी कि रिलीजन के ऊपर ज़्यादा काम किया गया, और थिएटर्स को जो है टोटली क्लोज़ कर दिया गया था। ये वो टाइम पीरियड था। इसमें एलिज़ाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई थी, जो कि सक्सीडेड बाय जेम्स स्टुअर्ट इन 1603। और ये इरा जो था ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, और इसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट था इंग्लैंड के अंदर। पॉलिटिकली लोगों को जो है यानी लोग पीसफुल लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे थे। इंग्लिश प्योरिटन्स थे जो कि अमेरिका से आए। पॉलिटिकल फर्मेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस हुई, लाइक मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, कोपरनिकस एंड गैलीलियो, साइंसेस यानी साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कवर किया गया, अंडरमाइनिंग ऑफ फेथ एंड ओल्डर वर्ल्ड वैल्यू व्यू, डिवाइनली ऑर्डर्ड यूनिवर्स, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो टेंडेंसी थी बेसिकली टुवर्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे थी, लोगों के इमोशंस ऑफ लव पे एंड रिलीजन पे, कि लोग किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं अपने रिलीजन के लिए, और जो है उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, यानी उनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब देखा गया। ये इरा जो था वो करेक्टराइज किया गया था एज इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल, साइकोलॉजिकल, डिसइल्यूजनिंग एंड बोल्ड। इसमें डिज़ायर थी ऑनेस्टी को एक्सप्रेस करने की, इफ़ अनकन्वेंशनली द पोएट सेंस ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ लाइफ। वर्बल विट था, इसमें एक्सेस था, यानी आयरनी भी थी, एक्सटेंडेड था, एलेबोरेट था, हाईली इंटेलेक्चुअल इमेजरी को भी यूज़ किया गया। अब इमेजरी बेसिकली क्या होती है कि हम किसी चीज़ का यानी कि कोई इमेज दिखा के उसके साथ हम कोई और पॉइंट अटैच कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप पोएम डैडी एरिया सिल्विया प्लैथ की पोएम डैडी को ले लें, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसने सिल्विया प्लैथ ने हॉलोकॉस्ट इमेजरी यूज़ की है, मीन्स उसने वर्ल्ड वार की इमेजरी यूज़ की हुई है।
कि उसने नाजी वर्ड यूज़ किया हुआ है, एम्पायर वर्ड यूज़ किया, तो इस टाइप के यानी कि उसने इमेजेस दिए, तो इस कंडीशन को हम इमेजरी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योरिटन। द राइटर्स ऑफ प्योरिटन एजेस फॉलोड द पास ऑफ द ग्रेट रेनेसां राइटर्स। जो राइटर्स थे प्योरिटन एज के, उन्होंने वो पाथ फॉलो किया जो कि रेनेसां राइटर्स के थे। द स्पिरिट ऑफ, इफ़ you remember that Christopher Marlowe was the pioneer of English dramatic poetry and he belongs to Renaissance era. After this was Shakespeare and he was very famous dramatist. Okay. Of the great Renaissance writers, spirit of science जो था वो popularize किया गया था by great men like Newton, Bacon and Descartes. Bacon जो कि father of essay भी consider किया जाता है, फ्रांसिस बेकन, डेस्कार्ट्स, और इस तरह से जो है साइंस का भी स्पिरिट इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जबकि लिटरेचर में जो था स्पिरिट इन्फ्यूज़ किया गया इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म विच वाज ट्रूली द क्रिएशन ऑफ प्योरिटन एज। क्योंकि प्योरिटन एज थी तो उसमें क्रिटिसिज्म था, यानी हर एक चीज़ को वो चाहते थे कि प्योरीफाई होना चाहिए, पीपल क्लासिफाइड। और ये एक बहुत बड़ा तंज था, वो दिखाते कुछ थे लेकिन वो होते कुछ और थे। यानी कि प्योरिटन एज मीन्स कि वो नाम से तो वो बहुत ज़्यादा प्योरिटन थे लेकिन उनके काम काफ़ी उलट टाइप भी थे। पीपल क्लासिफाइड, एनालाइज्ड एंड सिस्टमाटाइज्ड मैनी थिंग्स विच वर हैविंग नो इम्पॉर्टेंस बिफोर दैट। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो स्टार्ट की गई यूज्ड एज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन। जब हम कोई टारगेट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है और हम उसे अचीव करना चाहते हैं तो हम उर्दू को एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ना। तो इसी तरह से उन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन यूज़ किया एंड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड फॉर कन्वेइंग फैक्ट्स। आर्ट ऑफ बायोग्राफी जो था पॉपुलराइज हुआ विच वाज अननोन इन प्रीवियस एजेस, जो कि पिछली जो एजेस थी उनमें डिस्कस नहीं किया गया था। बायोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि राइटर जो कुछ अपने बारे में लिखता है उसे हम बायोग्राफी कंसिडर करते हैं। यानी कि जो राइटर्स का जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, बायोग्राफी होती है। रीडर्स हैड बिकम क्रिटिसाइजर्स एंड आस्क्ड फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। रीडर जो थे वो क्रिटिसाइजर बनते जा रहे थे और वो फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में सवाल करते थे और शायद वो जज भी करते थे और वो कंट्रोवर्शियल मैटर्स पे जज करते थे दोनों साइड्स। प्योरिटन्स जो थे, प्योरिटनिज्म कंसिडर किया गया एज द सेकंड ग्रेटेस्ट रेनेसां। रिबर्थ ऑफ द मॉरल नेचर इसमें हुआ, मॉरल नेचर ऑफ मैन, जो कि फॉलो किया गया इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यूरोप इन 15th एंड 16th सेंचुरी मीन्स रेनेसां एरा। प्योरिटन मूवमेंट जो थी स्टूड फॉर द लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ यूरोप, कि इसमें लोग जो है क्यों इसे कंसिडर किया गया, ये मूवमेंट क्यों खड़ी हुई कि यूरोप के लोगों की लिबर्टी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए। इट एम्ड एट मेकिंग पीपल फ्री एंड ऑनेस्ट, कि लोगों को जो है फ्री होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, लोग अपनी मर्ज़ी से बोलें और ईमानदारी से बोलें। नेक्स्ट वी कम टू द लिटरेचर ऑफ द प्योरिटन एज, रिलैक्सिंग इन विगर और ट्रांजिशन, कि इस तरह से था इसमें कि विगर में यानी कि रिलैक्सेशन दी गई लोगों को अपना ओपिनियन देने के लिए, उनका ख्याल पेश करने के लिए। एक्जुबरेंट गेटी एंड इमेजिनेटिव फ्रीडम, और लोगों को इमेजिनेटिव फ्रीडम भी इसमें प्रोवाइड की गई। आर्टिफिशियल चीयर थी, यानी कि खुशी जो थी वो दीदनी, मसनूई, हम जिसे कहते हैं मसनूई मुस्कुराहट। फिलासफी मेलनकॉली थी एंड सोब्राइटी थी। टेम्परामेंट जो था उनका वो चेंज हो गया था, यानी उनके अंदर एक सीरियसनेस टाइप थी। लेस ओरिजिनलिटी एंड पोइट्री ऑफ थॉट एंड इमोशंस, कि उनके जो थॉट और इमोशंस थे उनमें ओरिजिनलिटी नहीं थी। आप कुछ प्लेस हैं ऐसे या कुछ नॉवेल्स वगैरह आप रीड करते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसा कि शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उसमें वो है तो बेसिकली एक ट्रेजेडी, लेकिन समटाइम्स जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती इन रियल लाइफ में, वो टोटली चेंज लगती हैं उसके जो कुछ फैक्ट्स हैं। तो इसमें भी ऐसा ही था कि ओरिजिनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी पोएट्री में, थॉट में, उनकी इमोशंस में। करेक्टनेस ऑफ फॉर्म था, इंटेलेक्चुअल प्ले ऑफ फैंसी था, मीन्स इमेजिनेशन था, फैशनेबली शॉर्ट अफेक्टेड लैंग्वेज थी, हाई वोकेबलरी थी, ट्रिवियलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी था। ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटनिज्म। नेक्स्ट we come to the literature of the Puritan.
द टेम्परामेंट ऑफ द राइटर्स कम्प्लीटली चेंज्ड. फंक्शन ऑफ प्योरिटन राइटर्स. फंक्शन जो था वो प्योरिटन राइटर्स का वो क्या था, उनका बेसिकली जो काम था, फंक्शन था, वो ये था कि वो ट्रांसफॉर्म करते थे मैन एज अ मिस्टीरियस गॉड. मिस्टीरियस बिकॉज ही इज़ सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, कि वो इनर वर्ल्ड को छूना चाहते थे, कि आप किसी चीज़ के अंदर डीपली खो से जाएं. टू मेक ही मोर रेलिवेंट टू द यूनिवर्स, टू ग्लोरीफाई गॉड. उनमें ये था कि वो ज़्यादातर गॉड को सीख करना चाहते थे, उसके करीब जाना चाहते थे, और वो यूनिवर्स के साथ रेलिवेंट करना चाहते थे ये सब. Puritan writing reflected the character and scope of the reading public, which was literate and well grounded in religion. Next, we come to the common themes in early Puritan writing. First of all, there was idealism. Idealism was in both, means religious and also political. कि उसमें religious में भी उनका idealism था and politics में भी उनका idealism show होता था. नेक्स्ट वी कम टू द प्रैग्मेटिज्म. बेसिकली ये जो है बेस करता है कॉन्टेक्स्ट पे, एक्ट पे, प्रैक्टिकलिटी था और पर्पसिवनेस था, यानी इसमें पर्पस भी था. अब अगर देखा जाए तो इसमें जो ग्रेटेस्ट राइटर्स थे वो कौन थे. सबसे पहले जो मेन ग्रेटेस्ट राइटर थे, इंग्लिश राइटर्स थे प्योरिटन एज के, वो जॉन मिल्टन थे, और जिनके बारे में यानी कि वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था कि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट. उसने ये कोटेशन दी वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए, और वो जॉन मिल्टन को अपना उस्ताद मानते थे. नेक्स्ट जो थे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट राइटर्स में कंसिडर किए जाते हैं, जॉन बुनियान. फिर हमारे पास अदर फील्ड्स में जो हैं, बेकन को देखा जाए एज अ फिलॉसफी में और एज एन एसेइस्ट, डब्ल्यू हार्वे इन मेडिकल साइंस, जॉन नेपियर इन मैथमेटिक्स, इनिगो जोन्स इन आर्किटेक्चर. ओके, नाउ वी कम टू द प्यूरिटन पीरियड इन ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि 1603 टू 1660 तक है, जिसका पीरियड. सिविल वार जो था वो मैरिड हुई दिस पीरियड इन इंग्लैंड्स हिस्ट्री. किंग चार्ल्स फर्स्ट जो था और उसके साथ पार्लियामेंट डिसएग्रीड थे ऑन मैनी थिंग्स, एंड द फाइटिंग बिगन बिटवीन द कैवलियर्स. कैवलियर्स मीन्स जो चार्ल्स थे उनके साथ, यानी ये जो चार्ल्स थे कैवलियर्स के साथ इनकी फाइटिंग स्टार्ट हुई. किस वजह से कि वो पार्लियामेंट के साथ और काफ़ी सारी चीज़ों पे डिसएग्री कर रहे थे. फॉलोअर्स ऑफ द किंग एंड द प्योरिटन्स, अ पॉलिटिकल ग्रुप दैट सर्व्ड एज पार्लियामेंट्स चीफ सपोर्टर. किंग चार्ल्स फर्स्ट लिटरली लॉस्ट हिज हेड. द प्योरिटन्स फॉर्म्ड अ कॉमनवेल्थ. Even the theatres that had once showed the great dramas of Shakespeare and other Elizabethan playwrights was forced to close. मैंने ये बात पहले डिस्कस की कि ये वो एज है प्योरिटन एज जिसमें थिएटर्स को क्लोज किया जा रहा है, यानी कि टोटली थिएटर्स क्लोज किए जाएंगे, ड्रामाज बंद हो जाएंगे. और फिर रेस्टोरेशन पीरियड में जो है अगेन 1660 में, यानी कि थिएटर्स को अगेन रीओपन किया जाएगा, जो कि वो नेक्स्ट एज में होगा, इस एज में नहीं होगा. इस एज में जस्ट क्लोजिंग है. फिर कैवलियर पोएट्स आते हैं, तो वो जो थे वो बेसिकली फेमस थे किस चीज़ के लिए, स्टायरिक प्लेस के लिए. सेटरिक मीन्स जिसमें थोड़ा तंज हो और आप किसी को यानी टोटली अपोजिट भी ना कर रहे हो, कुछ समझाने के लिए भी कह रहे हो और आप उस पर थोड़ा सटायर भी कर रहे हो, तंज भी कर रहे हो. वॉलपोन एंड द अल्केमिस्ट. जो कैवलियर पोएट्स थे वो इन दो प्लेस की वजह से फेमस हुए थे. फिर हमारे पास आते हैं जी जॉन बुनियान, जो कि फेमस हुए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की वजह से, जो कि वर्ल्ड्स क्लासिक्स है. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है उनकी वो बुक है जो कि एक एलिग्री है. एलिग्री बेसिकली हम कहते हैं कि उस टाइप की राइटिंग होती है जिसमें टिपिकल यानी कि दो मीनिंग्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी हमें शो किए जा रहे होते हैं, नेगेटिव भी शो किए जा रहे होते हैं, दो रास्ते होते हैं और उसमें ये सब कुछ हमें दिखाया जा रहा होता है दोनों साइड से. तो ये वो बुक थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई. नेक्स्ट हमारे पास पोइट्री आती है. तो पोइट्री जो थी उसमें दो मेन ग्रुप थे पोएट्स के, जो कि प्योरिटनिज्म के टाइम पर थे, जॉन डन एंड द मेटाफिजिकल पोएट्स. जॉन डन जो है वो भी बहुत ही अच्छे पोएट थे जिन्होंने द सनराइजिंग पोएम लिखी और उन्होंने द सिल कंटेंट पोएम भी लिखी. रोट पोएट्री दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द फ्लॉरी
predictable comparisons like T2 of Elizabethan sonnets. They concentrated on more complicated symbols. उन्होंने symbolism का यानी कि यूज़ किया, like comparing two lovers to a compass. जॉन डन ने आई थिंक सो ये एक पोएम लिखी थी कि उसमें दो लवर्स को कंपेयर किया लाइक अ कंपास, कि आप देखें कि एक साइड से पेंसिल है और दूसरी साइड से जो है वो प्रकार आप किस तरह से गोल दायरा बनाते हो और किस तरह से आप उसका यूज़ करते हो, तो किस तरह से वो कंपास जो है वो जोड़े हुए है दोनों चीज़ों को, यानी दो लवर्स को, तो उस तरह का उसने रिलेशनशिप उसमें शो कराया। इस टाइप की पोइट्री लिखी गई कुछ। अब हम अगर जॉनरा की बात करें तो टेम्परामेंट जो था वो टोटली चेंज हुआ पोइट्री टू प्रोज। लाइक इसमें फ्रांसिस बेकन आए जिन्होंने ऐसे लिखे ऑफ डेथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ एंड ऑफ प्लेस, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और भी बहुत सारे ऐसे लिखे। और फ्रांसिस बेकन वो यानी कि ऐसेइस्ट हैं जो कहते हैं कि नो मैन एवर कफ्ट अ टर्न विदाउट गेन और लॉस, कि आप कुछ भी खोए बिना कुछ पा नहीं सकते। तो सेम इज़ द केस, ये एग्जांपल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो उन्होंने यानी कि इस टाइप की कुछ पोएम्स भी लिखी। फिर वो एसेइस्ट थे बेसिकली, उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे लिखे, फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है उन्हें। तो क्रिटिसिज्म हुआ, इसमें सिनिसिज्म हुआ, यानी ड्यूरिंग प्यूरिटन एज पॉलिटिकल अपोजिशन वर सिटायर, प्यूरिटन टॉट द पीपल हाउ टू बी फ्री एंड ऑनेस्ट। प्यूरिटन्स ने लोगों को ये सिखाया कि आप किस तरह से खुद को फ्री कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑनेस्ट बन सकते हैं। फिर इसमें बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई। फुलर एंड अब्रे जो थे एक राइटर, उन्होंने लिखी बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ देयर कंटेम्प्रेरीज एंड नियर पार्ट्स। फिर प्यूरिटन एज नैरो माइंडेड किस तरह से हैं, हम इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट क्रोमवेल बिकम आल्सो अ डिक्टेटर। चार्ल्स फर्स्ट के बाद क्रोमवेल जो था एक वो डिक्टेटर यानी कि उसे कंसिडर किया गया। कॉमन उसमें रिक्रिएशन थी, पास टाइम जो था वो बैंड किया गया, लाइक थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया, सेंसरशिप बोर्ड हो गई, थिएटर्स क्लोज, अगेन वही बातें हैं सारी जो कि रिपीट हो रही हैं। इवन दे बैंड द मेल और फीमेल इंटरप्शन। व्हेन वी क्रिटिसाइज प्योरिटन एज अ नैरो माइंडेड वी डिड नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट फिर अगेन वही बातें हैं सारी जो कि रिपीट हो रही हैं। फिर अगर हम देखें स्कूल ऑफ स्पेंसर मीन्स पोइट्री में, तो इसमें क्या हुआ, फिनियस फ्लेचर जो कि एक राइटर हैं, उन्होंने कुछ पोइट्री लिखी, पोइट हैं। 1542 में इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है और 1648 में इनकी डेथ है। ही रोट मैनी स्पेंसरियन पास्टल्स एंड एलिग्रीज। इन्होंने एलिग्रीज पोएम्स लिखी, यानी एलिग्रीज लिखी, और पास्टल्स पोएम्स भी लिखी। फेमस वर्क जो था इनका वो द पर्पल आइलैंड था। फिर गाइस फ्लेचर थे जो कि इनके भाई ही थे। 1583 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और नेक्स्ट 1623 जो है इनकी वो डेट ऑफ डेथ है। His famous work is Christ Victor, Triumph, Arthur and After Death. They were the followers of Spencer. Edmund Spencer जिसे हमने लास्ट टाइम रेनेसां एज में भी डिस्कस किया था। They were both priests and fellows of Cambridge University. Now we come to the metaphysical school, means who are the metaphysical poets. Metaphysical poets कौन से थे, उन्हें किस वजह से metaphysical poet का यानी कि टाइटल दिया गया। The poets were John Donne, हैरिक, थॉमस कैर्यू, हेनरी वॉन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट। जॉन डन जो थे 1537 में उनकी डेट ऑफ बर्थ हुई और 1631 में इनकी डेथ हो गई। वो इन सब के लीडर थे। देयर पोएट्री कैरेक्टरिस्टिक्स वर एज फॉलो। दे डिस्कस्ड फॉर एंड फेस्ट आइडियाज फुल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। मीन्स कि वो हर एक चीज़ में लॉजिक मांगते थे, रीज़न मांगते थे। थीम लाइक लव इज़ एक्सपेरिमेंटेड एज इन साइंस लेबॉर्ट्री। दे डॉज द रीडर्स हेट्रोजीनियस आइडियाज़ थे, मीन्स उनके होमोजीनियस आइडियाज़ नहीं थे, कभी भी वो सेम नहीं रखते थे। आर योक टुगेदर बाय फोर्स। हालांकि उनके आइडियाज़ डिफरेंट थे लेकिन वो बाय फोर्स इकट्ठा किया गया उन्हें। नेचर एंड आर्ट जो था उसमें डिस्ट्रॉय किया गया। आर्टिफिशियलिटी जो थी वो सामने आई। मेजर वर्क्स जो थे द प्रोग्रेस ऑफ सोल एंड द अनाटमी ऑफ वर्ल्ड, स्टाइरिकल एलिजी। ओके, now we come to the Cavalier poets. Cavalier poets were Herrick, Lovelace, Suckling and Carew. They were the followers of Ben Jonson. The Cavalier means royalist who fought on the side of the king during the civil wars. Next फिर हमारे पास आते हैं सूडो
क्लासिसिस्ट, ये जो थे ये सिर्फ फॉलो करते थे बैन को रूल्स और रेगुलेशन में, बैन जॉनसन। फिर हमारे पास आते हैं जी जॉन मिल्टन, जो कि 1608 में पैदा हुए, 1674 में उनकी डेथ हुई। वर्ड्सवर्थ ट्रिब्यूट, जो कुछ देर पहले ही मैंने कहा कि उन वर्ड्सवर्थ ने उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश किया था, जो वो कोटेशन थी वो ये थी, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड फेल्ट पार्ट। उनकी जो पोएट्री थी जॉन मिल्टन की, वो ग्रैंड एंड सब्लाइम पोएट्री थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट जॉन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द MA स्टूडेंट्स एंड फॉर BA स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, तो उसमें ग्रैंड या फिर सब्लाइम पोएट्री के हवाले से भी रेफरेंस से उसका एक क्वेश्चन आता है जॉन मिल्टन के हवाले से। एंड इट नॉट ओनली टीच अस, इट मोटिवेट्स अस एंड मूव्स अस एंड लिफ्ट्स अस फ्रॉम द ग्राउंड। इनकी जो पोएट्री थी वो हाई लेवल की होती थी, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की, हाई स्टेटस की होती थी। इट अपियर्स अस इन आवर इनर सेंस, कि ये हमारी सेंसेस को छूती थी। लाइक फॉर एग्जांपल आप इसकी पैराडाइज लॉस्ट की एग्जांपल ले लें, उसमें बेसिक थीम ही क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। Milton was only prominent writer in the Puritan age. He was strong and complex personality, religious and as well as artist. He combined both the spirit of Renaissance and Reformation. इसने दोनों का spirit combine किया, Renaissance age का भी and Reformation का भी। Musical versification इसमें की गई, spirits of freedom and morality in his poetry and prose. He was a great scholar of Hebrew language. और मिल्टन के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक दो लैंग्वेजेस को नहीं जानता था। I don't remember exact, but I think so. There are 5 or 7 languages which were known by Milton. Okay, इसकी जो अर्ली पोएट्री थी उसमें सोनेट्स थी और हिम्स थी। Okay, after this we come to the Milton's Paradise Lost and Civil War. When the Civil War broke out in 1642 to 1649, he became a Latin secretary to Cromwell. आफ्टर सिविल वार मिल्टन फाउंड हिमसेल्फ कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी कि सिविल वार के बाद ही मिल्टन ने आफ्टर 1649 मिल्टन जो था वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था। आफ्टर डेथ ऑफ क्रॉमवेल ही बिकेम फ्रेंडलेस, क्योंकि क्रॉमवेल जो था वो इसका फ्रेंड था। इवन हिज वाइफ एंड डॉटर टर्न्ड अगेंस्ट हिम। ये उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी है। Milton guided his lions and wrote his greatest poetical works, Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistes. Paradise Lost को 1645 में आई थिंक सो, यस 1645 में जो है लिखा गया, बट उसे पब्लिश कब किया गया पैराडाइज लॉस्ट को 1667 में। ओके, नेक्स्ट जो था हमारे पास, अब हम देखते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के बाद फिर उसने एक पैराडाइज रिगेन्ड भी लिखी और सैमसन एगोनिस्टिस भी लिखा। उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो कंसिस्ट करता था द कास्टिंग ऑफ एंजल्स फ्रॉम हेवन, कि किस तरह से उसने सैटन का, एडम एंड ईव का उसमें दिखाया, शो कराया गया कि सैटन किस तरह से वर्गलाता है और फिर ईव और एडम जो है वो किस तरह से आपस में, यानी कि वो उनका जो रिलेशन है वो सेपरेट हो जाता है। और इसमें उसका जो बेसिक थीम था मेन वो यही था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ओके, दे आर प्लानिंग ऑफ रिवेंज इन हेल, पर्पज इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, रिटन इन ब्लैक वर्स। आफ्टर दिस जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा declined in the hand of Fletcher and Beaumont. अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, डिक्लाइंड जो था इन द हैंड ऑफ फ्लेचर एंड बीमाउंट। एलिजाबेथन पीरियड जो था वो डिसअपेयर हो गया, प्यूरिटन एज में थिएटर क्लोज कर दिया गया। ये अगेन वही से समरी है। ट्रू पिक्चर ऑफ द कैरेक्टर वाज नॉट देयर, इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलर people did not come to the forefront, only outward show, no mental and physical vigor. The drama which achieved great heights during Elizabethan period. Elizabethan period में अगर देखा जाए तो शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, एज अ ड्रामाटिस्ट उसे कंसिडर किया गया फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट। जबकि स्टार्ट किसने किया था? क्रिस्टोफर मार्लो ने, और फिर जो है शेक्सपियर ने उसे आगे लेके वो चला। तो उसमें जो ड्रामा था वो पीक पे था, जबकि प्यूरिटन एज में थिएटर को क्लोज कर दिया गया, ड्रामा को ख़त्म कर दिया गया। Suffered a terrible decline, and when Puritan closed theatres in 1642, it died its natural death. अब अगर हम बाकी जो राइटर्स हैं प्यूरिटन एज के, वो कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है।
और इसमें जो है जॉन बुनियान है 1628 में पैदा हुए और 1688 में उनकी डेथ हुई। फेमस वर्क्स ये थे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए, द होली वार, द ग्रेटनेस ऑफ द सोल। फिर हमारे पास एक और राइटर है एंड्रयूस मार्वेल 1621 टू 1678। उनके जो मेजर वर्क्स हैं सैमुअल पार्कर, मिस्टर स्मिथ, द डिवाइन इन मोड। फिर हमारे पास आते हैं कार्टून मेथड 1663 टू 1728। उनके जो मेजर वर्क्स हैं वंडर ऑफ द इनविजिबल वर्ल्ड, एसेज टू डू गुड, द क्रिश्चियन फिलोसफर। जॉन मिल्टन जो है 1608 टू 1674, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, लिसिडस। Okay, I hope it's clear. If you have any question, then you can ask. Allah Hafiz.